हेलो मेरे प्रिय रसगुल्लो एंड स्वीट हार्ट, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। चलिए आज हम आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चर्चा करेंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, सब चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर में सबसे पहले बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया समझिए, पहले अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अभिक्रिया होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। पहला कौन सा? भौतिक अभिक्रिया, और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया उसे कहते हैं परिवर्तित करने पर पुनः प्राप्त किया जा सके, उस अभिक्रिया को कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो एक बार परिवर्तित कर दिया जाए, दोबारा पुनः प्राप्त ना किया जाए, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण जैसे चर्चा करते हैं, कागज को फाड़ना। जैसे हम एक कागज ले लेते हैं, कागज को फाड़ देते हैं, कागज को फाड़ने से कोई और कागज बन जाएगा नहीं, फिर वही कागज रहेगा। और दूसरा जैसे कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना या जल का बर्फ बनना, कैसी अभिक्रिया है? ये सब भौतिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है। तो भौतिक अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं, हम सब पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आप जैसे कि हमको देख रहे हैं, ठीक है, आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, जो भी आप करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, स्कूल जाने से पहले आप अपना कांच में या जो भी शीशा होता है उसमें अपना फेस देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो अगर आपका कांच टूट जाए तो क्या उसे पुनः नहीं बना सकते? हाँ, अगर कांच टूट जाता है तो उसे पुनः बना सकते हैं। कांच का टूटना भी एक भौतिक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, पहला भौतिक अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है मतलब जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम कुछ चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में उदाहरण, कुछ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हम बात करते हैं दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, अगर दूध से दही बन जाता है, अगर दूध से दही बन जाता है, किससे? दूध से दही। तो क्या पुनः हम दूध से दही बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन दही से पुनः दूध नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार को अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आओ बस चर्चा करते हैं। हम भोजन करते हैं, पाचन करना। हम भोजन को ग्रहण करते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, फिर उससे ऊर्जा मिलता है। तो भोजन का पाचन होना भी एक ऐसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, यह भी किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और साथ ही साथ श्वसन क्रिया भी, जो हम लोग श्वसन मतलब सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, निःश्वसन और निःश्वसन की जो प्रक्रिया होती है, यह भी एक कैसी प्रक्रिया है? यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मोम का पिघलना और मोम का जलना, दोनों में बहुत अंतर है। मोम का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन मोम का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है। तो मैंने आपको समझाया कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया भी हो गया, भौतिक अभिक्रिया हो गया, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। जैसे कि हम पानी रख रहे हैं, ठीक है, पानी में अगर ताप गर्म कर देते हैं तो ताप ज्यादा हो जाएगा, वाष्प के रूप में पिघल जाएगा। अगर पानी को ठंडा करते हैं मतलब ताप में कमी करते हैं तो बर्फ का रूप में पिघल जाएगा। तो ताप मायने रखता है कि नहीं? किसी भी अभिक्रिया होने के लिए ताप महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। अब ताप हो गया, और दूसरी साथ साथ बात करते हैं कि रंग में परिवर्तन। किसमें? रंग में परिवर्तन। रंग भी मायने रखता है कि अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग लोहे को लाते हैं तो लोहा चमकता रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद लोहे में ऑक्सीकरण होने के पश्चात लोहा का रंग भूरा हो या लाल कलर हो जाता है। तो यहाँ पे रंग का भी तो महत्व है कि नहीं? तो रंग का भी महत्व है। और साथ ही साथ ऊर्जा का निष्कासन भी एक प्रकार से समझ सकते हैं कि यह भी एक निर्भर करता है कि अभिक्रिया होने के दर पर। तो रासायनिक समीकरण, तो हमने आपको समझाया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। हमने सबसे पहले बताया अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक अभिक्रिया होता है, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया होता है। भौतिक अभिक्रिया में पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए हैं, लेकिन अब चलते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, अब बच्चों ध्यान दो, रसगुल्लो एंड स्वीट हार्ट्स,
ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण सबसे पहले लिखने का तरीका तो मालूम होना चाहिए। हम लोग को मालूम है हमारे पास दो हाथ है, एक बायां एक दायां, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आप जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को LHS कहा जाता है और राइट हैंड साइड को RHS कहा जाता है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहा जाता है? बायां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायां। और राइट हैंड साइड को क्या कहा जाता है? दायां। अब ध्यान दो, जब भी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाएगा, जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाएगा तो यही बात ध्यान देना पड़ेगा कि बाएं तरफ अभिकारक को रखना पड़ेगा और दाएं तरफ उत्पाद को रखना पड़ेगा। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग ले या जो अभिक्रिया में सम्मिलित हो, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। अभिकारक कहा जाता है। अब एक भी अभिकारक हो सकते हैं या एक से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो अभिक्रिया होने के पश्चात तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा, तो वह जो प्राप्त होगा उसे ही क्या कहा जाता है बाबू? उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद। उत्पाद समझ आएगा किसने कहते, किसे कहते हैं? जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अभिक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात जो हमें अवशेष बचता है उस अवशेष को उत्पाद कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग कागज जलाते हैं तो कागज का जलाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने कागज को लिया, कागज को फाड़ा, 3-4 टुकड़ों में किया, कौन सा अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है। लेकिन जब कागज को मैंने जलाया तो कागज कैसा था? पहले कागज था, टुकड़े के रूप में था, लेकिन जब इसे जलाया तो फिर ये राख के रूप में होगा। किसके रूप में? राख के रूप में। जो कागज का टुकड़ा था वो क्या है? अभिकारक है, और जो राख बचा है वो क्या है? उत्पाद है। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलके एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है, इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया हर जगह संभव होती है। आप अपने आप बैठे हैं, आप सांस ग्रहण भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर जो भी भोजन ग्रहण किए उसका भी पाचन हो रहा है, तो वहां भी आपके साथ अभिक्रिया हो रहा है। ऐसा बात नहीं कि आप ऐसे बैठे, हर जगह अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं। अब अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं साइड अभिकारक, दाएं साइड क्या लिखा जाता है? उत्पाद। अब अभिकारक तथा उत्पाद को अंतर स्पष्ट करने के लिए इनके बीच एक तीर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तीर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो अभिकारक इधर लिखा जाता है, उत्पाद को इधर। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो या दो से कोई अधिक अभिकारक A+B हैं, उदाहरण के रूप में A+B आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बना रहे हैं, जो उत्पाद क्या है? C+D। क्या बन रहा है? C+D। तो हम कह सकते हैं इसमें अभिकारक बायां भाग वाला है और उत्पाद क्या है? दाएं भाग वाला। तो A+B अभिकारक और C+D क्या है? उत्पाद है। C+D क्या है? उत्पाद है। अब चलो तुम बताओ इसमें कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है? आपको बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना। पहले बताओ ये कौन सा अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है कि रासायनिक अभिक्रिया है? बताने के बाद तो फिर बताओ कि दूध इसमें क्या है और दही क्या है। चलो कमेंट करो, बताओ जल्दी से, बताओ कमेंट करो। देखो इस अभिक्रिया में दूध से ही दही बनना, मतलब अगर दूध है तो दूध से दही बना सकते हैं, दूध से दही संभव है, लेकिन दही से दूध कभी संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार अवस्था परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ रहा है, तो यह कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ दूध क्या है? अभिकारक है, और दही क्या है? उत्पाद है। दही क्या है? उत्पाद है। तो इतना बात समझ आएगी नहीं? चलो आगे चलते हैं। कहाँ आगे? तो हम लोग को समझ आए अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अब हम लोग जब यह सीख गए अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, तो चलो हम लोग कुछ आगे चलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने एक मैग्नीशियम धातु के बारे में सुना ही होगा। मैग्नीशियम धातु का प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम धातु का प्रतीक क्या होता है? Mg। जब मैग्नीशियम एक धातु है, जिस प्रकार से लोहे का टुकड़ा होता है, उसी प्रकार मैंने मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया। किसका? मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया, मैग्नीशियम धातु का टुकड़ा लिया। और इसका भाई कोई भी धातु, किसी भी धातु का टुकड़ा लो, अगर आप वायुमंडल में रखें तो वायुमंडल में कौन सा गैस उपस्थित है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक उत्पाद बनाता है। ठीक, अब हमें तुम बताओ कि यहाँ पे अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है।
तो देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एक या एक से अधिक अभिकारक हैं, आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ या एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हमने बता दिया कैसे लिखा जाता है, तो यही जो लिखा गया है इसी समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके MgO बनाया, तो ये जो समीकरण लिखा गया है इस समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाए। आपके पेपर में यहाँ से फिक्स है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इसी अभिक्रिया को लेते हैं, किस अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को। और रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों करते हैं, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से ध्यान दो कि अगर मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा, जितना द्रव्यमान अभिकारक होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का भी होगा। इसी को तो ही अभिकारक कहेंगे। ठीक, जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का ही होगा। क्या देखो, अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान है, चेक करो। अब बोलो सर द्रव्यमान कैसे निकलता है। अब ध्यान दो, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 24। ठीक, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। सॉरी। ठीक, 32 और 24 आपस में ऐड कर दो तो कितना बचा, ठीक है, 4 2 6 और 3 2 5 56। तो जोड़ने पाया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का योग है कितना है, कितना टोटल 56, मतलब 56 आया। अब क्या हम जोड़ते हैं, उत्पाद में भी यही द्रव्यमान आना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इधर भी उतना ही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम का 12, ऑक्सीजन का 16, कहाँ आया भाई, यहाँ पे 28 ही आया, मतलब अभिकारक का आधा ही है, अभिकारक का आधा ही है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर कोई भी उत्पाद हो या अभिकारक आपस में जो भी बन जाए, लेकिन दोनों तरफ का द्रव्यमान समान होना चाहिए। यहाँ पे द्रव्यमान समान नहीं है तो इसे बैलेंस करेंगे, इसलिए रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने की जरूरत पड़ा, क्योंकि रासायनिक समीकरण हर जगह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता था। उसको पालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने अणु हैं, 1, इधर भी कितने हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2, इधर कितने, 1। तो अब बताओ, इधर ऑक्सीजन के कितने अणु, 2 और इधर 1। तो अब हम क्या करें कि इधर भी ऑक्सीजन के कितने अणु हो जाए, 2, कितने हो जाए, 2। अब हम इस इक्वेशन में अगर यहाँ से 2 से गुणा कर दें, कितने से 2 से, कितने से, जब 2 से गुणा कर दिया जाता है तो ध्यान दो, जब 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो टोटल इनके द्रव्यमान में भी 2 से गुणा कर दिया जाएगा, जोड़ने पे जो आए उसमें भी 2 से गुणा कर दिया जाए, तो 28 दूनी कितना हो जाए बाबू लोगन, 56, कितना हो जाए, 56। अर्थात मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना होगा, टोटल 56, और जो आपस में अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका भी द्रव्यमान कितना ही होगा, 56। तो समझ आएगा नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। अब चलिए हम दूसरा अभिक्रिया लेते हैं, संतुलित करो, ठीक है, इसे मिटाते हैं। एक और अभिक्रिया है, चलो तुम लोग बताओ, C+O2 आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CO2, इसे बैलेंस करो, ठीक है, इसे बैलेंस करो। जब देखते हैं कि मतलब कि रासायनिक समीकरण, इधर भी कार्बन के अणु कितने, 1, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन के इधर कितने अणु हैं, 2, इधर भी ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, मतलब यह समीकरण कैसा है, बैलेंस है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे कार्बन का देखो कितना हो जाता है, द्रव्यमान संख्या 12, इधर एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, 12 और 32 आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, बताओ, 44। इधर भी देखो कार्बन का कितना हो गया, 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2 से गुणा किया जाएगा। जब 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, 2 गुणा 32, इसे जोड़ने पर भी कितना जाएगा, 44। मतलब अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरह के द्रव्यमान समान है, इसलिए अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है।
ठीक है। और एक अभिक्रिया चलते हैं, समझ आएगा नहीं कैसे बैलेंस है भाई। इधर भी कार्बन के एक अणु, इधर भी एक कार्बन का अणु, इधर भी ऑक्सीजन के 2 अणु, इधर भी ऑक्सीजन के 2 अणु, अर्थात यह अभिक्रिया संतुलित है। एक तीसरी अभिक्रिया चलते हैं हम लोग, एक तीसरी अभिक्रिया चलते हैं। देखो इसमें लिखो एक अभिक्रिया है H2 + O2, आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बन रहा है H2O। क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है? चेक करो, क्या अभिक्रिया संतुलित है? बैलेंस अर्थात संतुलित। क्या यह रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक समीकरण दिया गया है, यह रासायनिक समीकरण क्या संतुलित है? तो चेक करो रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। इधर भी हाइड्रोजन के 2 अणु, इधर भी हाइड्रोजन के दो अणु, इधर ऑक्सीजन के कितने अणु? 2 अणु, और इधर ऑक्सीजन के 1 अणु। अगर बाएं तरफ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और दाएं तरफ ऑक्सीजन के 1 अणु हैं, तो यहाँ भी संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 लगाना होगा कि यहाँ 2 लगाना होगा, यही सबसे बड़ी बात है। तो याद रखना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया या जब भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है, तो जो भी काम करना है तो सामने से करना है, फ्रंट से करना है, पीछे से कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ भाई पीछे से कुछ नहीं करना है, ठीक है, सामने से करो। अगर यहाँ सामने करते हैं ऑक्सीजन के 2 अणु, लेकिन देखो 2 का इसमें भी गुणा हो जाएगा और 2 का हाइड्रोजन में भी गुणा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के 2 अणु तो हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अब कितने अणु हो गए? 4 अणु। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं अभिकारक में? 2। तो यहाँ भी बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना ही पड़ेगा। जब 2 लगाएंगे, दोनों तरफ अभिकारक का उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब देखो हाइड्रोजन के कितने अणु? 4, इधर भी हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के कितने अणु? 2, इधर भी ऑक्सीजन के कितने अणु? 2। अभिक्रिया संतुलित, अभिक्रिया बैलेंस है। कैसा है? बैलेंस है। तो रासायनिक समीकरण अगर कोई भी दिया रहेगा, आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा, आप बैलेंस कर लेंगे। हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण के भी आगे भी जिक्र करेंगे या चर्चा भी करेंगे, जिसमें से कुछ रासायनिक समीकरण होंगे जो आपको बैलेंस करना होगा और कुछ बैलेंस दिया होगा पेपर में, ठीक है। एक और हम लोग अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक अभिक्रिया है जिंक कॉपर, अभिक्रिया कर रहे हैं कॉपर सल्फेट से। किससे? कॉपर सल्फेट से। जिंक की अभिक्रिया, जिंक धातु मतलब जिंक का दाना है भाई, जिंक का दाना, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा है, इसमें हम कॉपर सल्फेट जब मिला रहे हैं, जब कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो अभिक्रिया कैसे हो रहा है भी हम आगे बताएंगे कैसे कैसे का। तो इसमें अभिक्रिया होने के पश्चात उत्पाद के रूप में क्या बना? हमको जिंक सल्फेट बना। क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस क्या बन गया भैया? कॉपर। जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। क्या यह अभिक्रिया, यह रासायनिक समीकरण बैलेंस है? चेक करो, इधर जिंक के 1 अणु, इधर भी जिंक के 1 अणु, इधर कॉपर के भी कितने? 1 अणु, इधर कॉपर के भी 1 अणु। अभिकारक में SO4 के कितने अणु? मतलब SO4 हमेशा याद रखना डबल माइनस के रूप में होता है, याद रख लो। SO4 हमेशा डबल माइनस के रूप में होता है। SO4 डबल माइनस, इधर भी SO4 डबल माइनस, अर्थात यह रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यह रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार का बैलेंस रासायनिक अभिक्रिया है। नोट करना हो तो नोट करो। आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं? आगे। अब ध्यान दो, हम लोग अब आयरन, लोहा, मतलब लोहे के धातु से सभी लोग परिचित हैं। इसका अभिक्रिया आप जल से कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? जल के साथ कराते हैं। जिस प्रकार से हमने लिखा Fe मतलब आयरन लोहा, इसका अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, H2O के साथ। तो हम लोग को फेरेट आयन बनता है। क्या बनता है? फेरेट, Fe3O4, Fe3O4 प्लस क्या बन जाता है? H2 गैस H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर हम लोग लोहे का अगर कोई भी लोहा हो, उस पर अगर पानी का छिड़काव लगातार कंटिन्यू किया जा रहा हो या नमी उपस्थित हमेशा बना हो, तो क्या होता है कि लोहा होता है फेरेट आयन में और हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त होता है। क्या यह रासायनिक समीकरण बैलेंस है? चेक करो, नहीं, यह रासायनिक समीकरण हम लोग कह सकते हैं बैलेंस नहीं है। चेक करके बताए। यहाँ आयरन के 3 अणु है, यहाँ आयरन कितने अणु है? 2 अणु है। कितने अणु है? 2 अणु। इधर भी देखा जाता है हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 है। यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। यहाँ ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 है। इधर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 4 अणु हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं। यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन के कितने अणु? 4। अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने अणु? 1। तो 4 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दें। पीछे से कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है बैलेंस में फ्रंट से, सामने से करना है, पीछे से पीछे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कितने? ऑक्सीजन के भी 4 अणु। अब हाइड्रोजन को काउंट करो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तो 4 अणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए? 8 अणु। हाइड्रोजन के कितने अणु? 8। क्या यहाँ हाइड्रोजन के 8 अणु है? नहीं। तो यहाँ 8 बनाने के लिए क्या यही गुणा करना पड़ेगा? नहीं, आगे कितने से गुणा करें? 4 से। अगर आगे से 4 से गुणा करें तो इधर भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसा है? संतुलित हो गया है। कैसा हो गया है? संतुलित। अब बचा क्या? आयरन मतलब लोहा। यहाँ आयरन कितने अणु है? 1 अणु। और इधर आयरन के कितने अणु बाबू?
3 अणु, तो इसको भी बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 3 और इधर 1, अगर यहाँ भी 3 लगा दिया जाए तो इसके भी कितने अणु हो जाएंगे? 3। अर्थात यह रासायनिक समीकरण अभिक्रिया जो है संतुलित हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं एक और रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया H2 की उपस्थिति में, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में कराते हैं। तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? CH3, बाबू क्या बनता है? CH3OH, CH3OH। अब इसे बैलेंस करो, क्या यह जो रासायनिक समीकरण है यह बैलेंस है? बताओ मेरे प्यारे रसगुल्लो, बताओ। देखो यहाँ कार्बन कितना है? 1, इधर भी कार्बन कितना है? 1, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 1। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु। लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 3 1 4। कितने टोटल अणु हैं? 4। उत्पाद में हाइड्रोजन के कुल कितने अणु हैं? 4 अणु हैं। लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 ही अणु हैं। तो अगर यहाँ पे 2 लगा दिया जाए तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हाइड्रोजन अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी या बराबर हो जाएगी। अर्थात यह भी रासायनिक समीकरण बैलेंस है। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण। हम रासायनिक समीकरण को अलग अलग भागों में विभक्त या बांटेंगे। तो रासायनिक समीकरणों को हम लोग मुख्यतः 3 या 4 भागों में पढ़ेंगे। कितने भाग में? 4 भागों में पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण पहला हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहो, ये वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और एक पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो पहले संयोजन पढ़ लेते हैं तब वियोजन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया मतलब का संयोग करना, आपस में जुटना। जब 2 लोग आपस में जुटते हैं या जब 2 लोग आपस में बंधते हैं तो उसको ही तो संयोजन कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग उदाहरण के तौर पर समझते हैं, A+B आपस में अभिक्रिया करके AB बनाते हैं। तो देखो यहाँ अभिकारक में A भी अलग था, B भी अलग था। अभिकारक में A भी अलग था, B भी अलग था, लेकिन उत्पाद में दोनों एक हो गए। जिस प्रकार से एक दूल्हे और दुल्हन का शादी होता है तो वो लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, एक परिवार में बंध जाते हैं। उससे पहले क्या रहते? दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ दोनों आपस में जुट गए हैं। तो यहाँ पे पहले जो थे अभिकारक के रूप में थे, लेकिन अब उत्पाद के रूप में हैं। जैसे आप लोग सोच भी रहे होंगे, छोटे छोटे विचार आपके मन में भी आ रही होंगी। जो भी है अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन। बाबू लोगों, कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना? संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक। संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन समझो। 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहता है। इसमें 2 बिछड़े हुए पंछियों को एक किया जाता है, ऐसा ही है कुछ इस अभिक्रिया में। उदाहरण के रूप में उदाहरण के रूप में हम लोग कुछ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं, उदाहरण के रूप में H2+O2 ही ले लेते हैं। तो उत्पाद में क्या बनता है? H2O। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, इधर ऑक्सीजन था, दोनों अभी क्या है? अलग अलग बिखरे हुए हैं। अभी तो हमें जल तो प्राप्त नहीं, हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। क्या हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस लेके जल बना सकते हैं? नहीं भाई, जब तक उनको मिलाएंगे नहीं तो कहाँ से बनेगा बाबू। जब हाइड्रोजन को भी मिलाएंगे, ऑक्सीजन को, दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, तब जो नया उत्पाद बनेगा या जो नया कंपाउंड बनेगा उसी को ही क्या कहेंगे? जल कहेंगे। तो भाई 2 अलग बिछड़े हुए परी हैं या 2 अलग बिछड़े हुए परिंदे हैं, इनको जोड़ना है तो इनको भी जोड़ो। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो H2O बना। देखो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, जुट के एक बन गए। एक यह किस प्रकार का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब चलते हैं, इनको बैलेंस करो। जब इनको बैलेंस करो, हम अभी आपको बैलेंस करना सिखाएं, पहले आप बैलेंस करो। चलो हम भी बैलेंस करते हैं, पहले आप करो। इधर हाइड्रोजन के 2 अणु, इधर भी हाइड्रोजन के 2 अणु, इधर ऑक्सीजन के 2 अणु, इधर ऑक्सीजन के 1 अणु। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? ध्यान दो, इधर भी ऑक्सीजन के 2 अणु, इधर 1। तो यहाँ पे अगर 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, लेकिन हाइड्रोजन 4। तो हाइड्रोजन के 4 बनाने के लिए इधर कितना? 4 से नहीं 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 2 से गुणा करना पड़ेगा।
एक और हम लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम लोग C+O2 लेते हैं, ठीक है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं, C+O2। तो इससे अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बन जाएगा, जब दो लोग आपस में जुड़ जाएंगे, जब संयोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस कैसे बनता है समझें, कार्बन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। चलो अब ध्यान दो, इधर भी कार्बन के एक अणु, इधर भी कार्बन के एक अणु, इधर ऑक्सीजन के दो अणु, इधर भी ऑक्सीजन के दो अणु, अर्थात यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, मीथेन गैस को। मीथेन गैस आप सुने होंगे मीथेन गैस के बारे में, इसका फार्मूला CH4। इसका विक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। किस गैस की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। जब मीथेन गैस की विक्रिया ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में कराया जाता है तो उत्पाद में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाता है बाबू लोगों, H2O, ठीक, H2O। अब इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करो, कार्बन के इधर कितने, एक अणु, इधर भी एक अणु, हाइड्रोजन की इधर 4 और हाइड्रोजन की इधर 2। अगर हाइड्रोजन लगा दे 2 4, बैलेंस हो गया, ओके। इधर ऑक्सीजन के कितने, 2 अणु, इधर गिनो, 2 इधर, 1 और 2 इधर, 4 अणु हो गए। देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु हैं, यहाँ पर भी 2 अणु हैं, और इधर कितने हो गए, 2। टोटल मिला के अभी उत्पाद में ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 4 अणु, और अभिकारक में कितने अणु हैं, 2 अणु। तो बैलेंस करने के लिए अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन से पहले क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब 2 दूना 4, ऑक्सीजन भी इधर 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन भी इधर 4 और इधर भी हाइड्रोजन 4। अभिकारक में कार्बन 1 और उत्पाद में भी कार्बन 1। तो यह भी जो उदाहरण है सब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया बस यही सोचना, दो लोगों का मिलन होता है। क्या होता है, मिलन होता है। जस्ट इसके अपोजिट वियोजन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलो अब चलते हैं लोग वियोजन अभिक्रिया। लेकिन यार संयोजन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो लोगों के बीच क्या हो जाता है, बिखराव हो जाता है। क्या हो जाता है, बिखराव या अकेलेपन महसूस होने लगता है दो लोगों के बीच। अब ध्यान दो, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड AB है, ठीक, हमारे पास कोई कंपाउंड AB है, अभिक्रिया होने के पश्चात A अलग हो गया और B भी अलग हो गया, A अलग हो गया और B भी अलग हो गया, तो बताओ दोनों के बीच बिखराव हुआ कि नहीं। दोनों को रिश्तों के बीच में बाधा कुछ ना कुछ आई होगी, जिससे कारण दोनों तो अलग हुए होंगे। कुछ ऐसे आपके जिंदगी में भी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ हो जाता है। जब कोई दो दोस्त बहुत अच्छे से फ्रेंडली क्लोज रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई तीसरा आके उसमें कुछ इधर उधर कर देता है, तो दोनों के बीच टकराव हो जाता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। यार ये तो अभिक्रिया, इसको छोड़ो। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है या विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग उदाहरण देते हैं फेरस सल्फेट FeSO4 जब इसको ब्रेक किया जाएगा Fe2O3 बन जाएगा, Fe2O3 और क्या बनेगा, SO2 प्लस SO3 बन जाएगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, समझे। यहाँ पे इसको फेरस आयन कहेंगे और इसको फेरेट आयन कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, जब FeSO4 को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है या टेम्परेचर दिया जाता है या इसका अभिक्रिया या उष्मा दिया जाता है। तो अभिक्रिया जब कराया जाता है क्या दिया जाता है, उष्मा। जब FeSO4 को उष्मा दिया जाता है तो Fe2O3 और SO2 तथा SO3 में विभक्त हो जाता है। तो अब ध्यान दो, यहाँ बेचारा एक अभिकारक है, इसे तोड़ने के लिए इसमें उष्मा माने कलह उत्पन्न किया गया, ठीक है। जब इसको उत्पन्न किया गया तो Fe2O3 प्लस SO2 तथा SO3 में विभक्त हो गया। तो यह कौन सा अभिक्रिया है, यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वियोजन। अब एक और चर्चा करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब CaCO3 को गर्म किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब उष्मा दिया गया या गर्म किया गया,
तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बोनेट, मतलब यह भी क्या हो गया, वियोजित हो गया। मतलब दो लोगों के बीच यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन, बिछड़ाव हो रहा है, अलगपन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया सीधा सा डिफिनेशन पूछे तो क्या लिखना है, अगर किसी अभिकारक को, ठीक, किसी अभिकारक को दो या दो से अधिक भागों में विभक्त किया जा सके तो उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब वियोजन अभिक्रिया करने के बाद हम लोग एक इसमें कुछ और उदाहरण लेना चाहते हैं, ले लीजिए AgCl। हम उदाहरण AgCl को जो ब्रेक किया जाए तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस और Cl, Ag प्लस Cl बन जाएगा। यहाँ पे Cl2 निकलेगा, Cl माइनस नहीं, Cl2 निकलेगा। हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे AgBr, Ag ऊपर लेते हैं, ठीक है, किसको लेते हैं, AgBr। इसको जो ब्रेक किया जाएगा तो Ag प्लस Br2 अलग हो जाएगा। अब सभी रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करना सिखाते हैं आपको। अभी तो मैंने समझाया कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण लिख दिया गया है। अब उदाहरण लिखने के बाद अब इसे संतुलित करना सिखाते हैं। अब ध्यान दो, पहले यहीं से ऊपर से, यहाँ पे देखो Ag मतलब सिल्वर, इसके कितने अणु, एक, अभिकारक में कितने, एक, उत्पाद में भी कितने, एक, ठीक है। और अभिकारक में ब्रोमीन एक, उत्पाद में कितने, दो, अर्थात इधर ब्रोमीन के दो अणु हैं, इधर ब्रोमीन के एक अणु हैं। अभिकारक में ब्रोमीन के एक अणु हैं और उत्पाद में ब्रोमीन के दो अणु हैं। तो संतुलित करने के लिए ब्रोमीन के इधर कितने मतलब इधर आगे लगाना है, पीछे नहीं, बीच में नहीं, सीधे आगे। तो ब्रोमीन मतलब जो भी कंपाउंड उसके आगे, तो यहाँ दो लगा तो ब्रोमीन भी कितना हो गया, दो, और Ag भी कितने हो गया, दो। तो Ag इधर कितना है, एक। तो Ag को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, अर्थात Ag भी दो है, अभिकारक में, उत्पाद में भी दो है, और ब्रोमीन भी कितना है, अभिकारक में दो है, उत्पाद में भी दो है। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करो, अच्छा करो, ठीक है, बैलेंस करो। आयरन के कितने अणु, एक अणु, इधर कितने अणु हो गए, दो अणु, अर्थात ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं। अगर यहाँ पे दो लगा दिया जाता तो आयरन के भी इधर दो हो गए, इधर भी दो हो गए। सल्फर के कितने अणु, इधर एक अणु है, सॉरी, अब कितने हो गए, दो अणु सल्फर के, इधर भी नो, एक सल्फर इधर, एक सल्फर इधर, मतलब सल्फर भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन के चेक करो, किसको भैया लोग चेक करो, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के इधर कितने अणु, चार अणु। अब यहाँ पे चेक करो, 3 2 5 5 3 8, कितने अणु हो गए, 8 अणु। कितने अणु हो गए, देखो 3 2 5 5 3 8। हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए, 8 अणु हो गए हैं। तो अगर हम लोग इधर हाइड्रोजन कितने अणु होगी, नो 3 2 5 5 3 8, तो यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है, 4 से जब 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मतलब यहाँ पे 2 लगा दो, सब अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगा। आयरन के कितने अणु, अभिकारक में 2, इधर भी 2। सल्फर के अभिकारक में कितने अणु, 2, और उत्पाद में 1 2 सल्फर। अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने अणु, 8 अणु, और उत्पाद में ऑक्सीजन के कितने अणु, 8 अणु, अर्थात यहाँ पे 2 लगाने पे समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अब तीसरा अभिक्रिया चलते हैं, CaCO3 को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को बैलेंस करते हैं। कैल्शियम के कितने अणु, अभिकारक में 1, उत्पाद में भी 1, अभिकारक में कार्बन कितने, 1, उत्पाद में भी कार्बन 1। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के इधर 3 अणु और 2 और 1 3 अणु, अर्थात यह अभिक्रिया पहले से बैलेंस। कभी कभी पेपर में ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। Ag के इधर कितने अणु, 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन के कितने अणु, 1 अणु, इधर कितने अणु है, 2 अणु। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाया जाएगा, और Ag को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया जाएगा। अर्थात हम आपको धीरे धीरे ऐसे अभिक्रिया संतुलित करना भी सिखाएंगे। अभी आपको अभिक्रिया इस प्रकार से हिंदी में लिखेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो भी सरल होगा, ठीक है। बस इसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ चुके संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया भैया रंगदारी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जो अधिक मजबूत होता है कमजोर व्यक्ति को हटा देता है, बस ऐसा ही कुछ है विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में भैया लोग जो अत्यधिक मजबूत होगा वो भाई जो उससे कमजोर होगा उसको तो हटा तो देगा ही। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हम लोग उदाहरण लेते हैं, चलो डायरेक्ट ले लेते हैं, Fe+, ठीक है, CuSO4, Fe+CuSO4, ठीक है। यहाँ पे कॉपर की मित्रता किससे थी, सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है, SO4 के साथ। कॉपर की जो मित्रता थी SO4 के साथ थी, लेकिन यहाँ पे कॉपर से अधिक मजबूत एक इंसान आ गया जो है आयरन। क्या है, आयरन। क्या है, आयरन। तो आयरन क्या किया, कॉपर को हटा दिया।
कॉपर को हटा दिया। भाई आयरन क्या है, मजबूत है, अधिक क्रियाशील है। कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है। और सॉरी आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। मतलब अधिक क्रियाशील या अधिक मजबूत व्यक्ति कम क्रियाशील लोगों को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब उसको हटा देता है। चलो हटाओ, हटो कॉपर हटो, तो कॉपर हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। अब देखो यहाँ पे आयरन ने कॉपर को क्या किया, प्रतिस्थापित किया है, मतलब आयरन ने कॉपर को प्रतिस्थापित किया है। तो भाई आयरन अत्यधिक मजबूत था, अर्थात आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो उत्पाद के रूप में FeSO4 प्लस Cu बन गया। ठीक है, अब इसको भी बैलेंस करना सिखाएंगे। पहले एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग जिंक प्लस CuSO4 जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं। किसके साथ, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं। तो उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा भाई, जिंक अधिक क्रियाशील है, अर्थात जिंक अधिक मजबूत या बलवानशील है। ठीक है, तो यह क्या करेगा, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। जो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर क्या बाहर निकल जाएगा। दोनों रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करो। यह किस प्रकार का अभिक्रिया, विस्थापन। भाई ये अत्यधिक क्रियाशील है, इसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया मारपीट के, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। बैलेंस करो। अभिकारक में आयरन के इधर भी एक अणु है, आयरन के इधर भी एक अणु है, कॉपर के इधर भी एक अणु है, कॉपर के इधर भी एक अणु है, SO4 इधर भी है, SO4 इधर है। मतलब ये अभिक्रिया ऊपर वाला बैलेंस है, तो ठीक ठाक नीचे भी वाला बैलेंस होना चाहिए। जिंक इधर भी है, जिंक इधर भी है, कॉपर एक इधर है, कॉपर भी एक इधर है। अभिकारक में SO4 है और उत्पाद में भी SO4 है, अर्थात यह अभिक्रिया एक प्रकार समझ सकते हैं बैलेंस अभिक्रिया है। एक और अभिक्रिया लेते हैं, जैसे पीबी लेड। क्या कहते हैं, पीबी लेड का अभिक्रिया करते हैं CuCl2 के साथ। किसके साथ, CuCl2 के साथ, CuCl2 के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेड का पीबी लेड कहते हैं। इसका अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराया जा रहा है। किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। तो हम लोग को उत्पाद में क्या बन रहा है भाई, यह अत्यधिक क्रियाशील है तो किसको प्रतिस्थापित कर देगा, कॉपर को। तो उत्पाद में क्या बन जाएगा, PbCl2। ठीक, और यहाँ कॉपर बाहर निकल जाएगा, तो ठीक ठाक हमको भी लग रहा है यह अभिक्रिया संतुलित है, आपको भी समझ आ रहा है, मतलब यह अभिक्रिया संतुलित है। इधर भी Pb के एक अणु, इधर भी Pb के, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन। कॉपर अभिकारक में भी एक है, उत्पाद में भी एक है। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ आया कि नहीं। तो मतलब भैया जो ज्यादा इंसान अत्यधिक मजबूत होगा वो क्या करे, दुर्बल इंसान को जरूर सताएगा, और दुर्बल इंसान को तभी सताया जा सकता है जब वो कमजोर होता है। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया तो आपको समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग बारे में सोचते हैं, ठीक है, करते भी हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना, यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। क्या हो जाता है, आयनों का आदान प्रदान, मतलब अदला बदली हो जाता है। जैसे कि अगर दो दोस्त हैं, दोनों के पास अपनी कोई है, अगर कुछ बात आई जाने को, इधर आने को, तो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज करते हैं। जिस प्रकार से दो दोस्त हैं, दोनों पास पेन है, उसका भी चल रहा है, उसका भी चल, लेकिन उसके पास ब्लू है, दूसरे पास ब्लैक है। अगर ब्लैक की जरूरत उसको है या ब्लू की जरूरत इसको है, तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं, तो इस प्रकार को अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण के रूप में NaSO4 लेते हैं, सोडियम सल्फेट NaSO4। उदाहरण के रूप में NaSO4 लेते हैं, इसके अभिक्रिया किससे कराते हैं, BaCl2 से। किसके साथ, BaCl2 के साथ। अब ध्यान दो, जब BaCl2 के साथ NaSO4 का अभिक्रिया कराया जाता है तो उत्पाद में क्या बन जाएगा, ध्यान दो, उत्पाद के रूप में हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट बन जाएगा, BaSO4 प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। अब इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। इधर सोडियम के कितने अणु, एक, इधर भी एक। सल्फर के कितने, एक, सल्फर के एक। ऑक्सीजन के कितने, 4, इधर भी ऑक्सीजन के 4। बेरियम के कितने, एक, बेरियम के एक। अब क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2। जब क्लोरीन के लिए 2 लगाना पड़ेगा तो सोडियम के भी कितने अणु हैं, 2 अणु। तो यहाँ पे सोडियम के कितने अणु हैं, 1 अणु। इसको भी बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया गया। अब सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब चेक करो यहाँ पे सल्फर कितने हो गए, SO4 कितने, इसके डबल हो गए। सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पर अगर 2 लगा दिए तो देखो यहाँ पे सल्फर 2, ऑक्सीजन 8। अब यहाँ पे चेक करो,
सल्फर कितने 2, ऑक्सीजन कितने 8। अब क्या चेक करो, यहाँ पे बेरियम कितना है 2 है, कितने हैं 2। अब यहाँ पे बेरियम कितना है 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाए 2 लगाया जाए, क्या लगाया जाए 2। जब यहाँ पे 2 लगाया जाता है तो एक बात देखने को फिर मिलती है कि यहाँ पे क्लोरीन के कितने अणु हो गए 4 अणु, और यहाँ पे क्लोरीन के कितने अणु है, क्लोरीन के इधर कितने अणु 1 ही अणु है, कितने 1 ही अणु है, 1 ही अणु है। तो सॉरी यहाँ पे क्लोरीन के 2 अणु हैं, उधर क्लोरीन पे कितने 4 अणु हैं। तो क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है, चेक करो आप लोग के लिए, मतलब कि हम लोग यहाँ छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि यह अभिक्रिया हमको लग रहा है कि कहीं से गड़बड़ी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा। इधर क्लोरीन भैया तो इधर भी सही है बाबू, ठीक। चलो इस अभिक्रिया की होमवर्क HW, जो भी इसमें गलतियां होंगी, जो भी त्रुटि होगा आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ लिए। विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का एक्सचेंज किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। अब ध्यान दो, हम लोग पढ़ते हैं 2 टर्म है, एक उपचयन और दूसरा अपचयन किसे कहते हैं। एक पहला उपचयन, दूसरा अपचयन। उपचयन में उपचयन का अर्थ ही होता है कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किसमें, उपचयन में। उपचयन हम 2 टर्म लिखते हैं, पहला टर्म है उपचयन, ठीक, और दूसरा टर्म है अपचयन, ठीक है। उपचयन अपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब O, ऑक्सीजन की वृद्धि क्या होती है, वृद्धि। और अपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। बस यही याद करना है आपको। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी। जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं कापर, क्या लिखते हैं कापर की अभिक्रिया O2 के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है CuO2, क्या बन जाता है CuO2, ठीक है, क्या बन जाता है CuO2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस कापर ही था, क्या था कापर। अब कापर से ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाया, कापर ऑक्साइड, मतलब CuO। तो कापर ऑक्साइड बना ही नहीं, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, कापर की कमी। जैसे कापर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में करा देते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में करा देते हैं। उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, देखो कापर अलग हो जाएगा प्लस H2O अलग हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ कापर के साथ कौन था, ऑक्सीजन था, लेकिन अब ऑक्सीजन कापर को छोड़ के जा रहा है और किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ। तो देखो यहाँ क्या था, ऑक्सीजन के साथ कापर था, लेकिन यहाँ कापर अलग हो गया। मतलब यहाँ ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा, अगर जुटा मतलब वृद्धि कापर के साथ, तो उस अभिक्रिया को उपचयन। यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन अब उत्पाद में नहीं, मतलब कमी। जब कमी हुई ऑक्सीजन की तो उसे कहते हैं अपचयन। तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। जब दोनों अभिक्रिया को एक साथ मिला दिया जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिस अभिक्रिया में एक ही साथ अपचयन तथा उपचयन दोनों संभव हो, तो उस प्रकार उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो अब रेडॉक्स अभिक्रिया का भी एक उदाहरण होना चाहिए, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हमारे साथ एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग इधर ही, ठीक है। यही उदाहरण सबसे बेस्ट पड़ेगा आपको, ठीक। कापर ऑक्साइड का अभिक्रिया करो तो H2 के साथ, इधर बन जाता है कापर प्लस H2O। ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, कापर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ कापर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई। जो किसके साथ, कापर के साथ। तो कापर का क्या हुआ, अब कापर की कमी हुई ना, कमी मतलब अपचयन, ठीक है। कापर का क्या हुआ, अपचयन। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन उत्पाद में देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, तो मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आना मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ आएगा नहीं कि अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रेडॉक्स। और बताए ना कि रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों एक साथ ही संपन्न होता है, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो टोटल अभिक्रिया को कौन सा कहा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया।
अब ध्यान दो, पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा बताओ उदाहरण सहित, ठीक है। तो बता देना कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों एक साथ ही संभव होते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराना है तो कॉपर अलग हो जाएगा प्लस H2O जल बन जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब ध्यान दो, हम कल आपसे आज हमने बस टोटल चर्चा किया थ्योरी, क्या चर्चा किया, थ्योरी। कल हम एनसीईआरटी फोल्डर जो है अर्थात एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है सभी क्वेश्चन का डिटेल से जिक्र और चर्चा किया जाएगा। तो कल आप सभी आना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।